उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। बांकीपुर में करारी हार के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने महामंथन किया। बीजेपी की बड़ी बैठक में सीएम सम्राट चौधरी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी, कई मंत्री, विधायक और बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने गलत नैरेटिव सेट कर ये चुनाव जीता है। हार पर बीजेपी के मंथन से क्या निकला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अब शब्दों का उपयोग करके गलत नैरेटिव फैलाया गया। बांकीपुर में बीजेपी की करारी हार। बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अब बीजेपी ने बांकीपुर में पराजय को बेहद गंभीरता से लिया है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं हार पर बीजेपी के मंथन की। बैठक में बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे हैं। खुद सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी, बिहार भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया इस बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए आए। बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता, मंत्री और विधायक पहुंचे। 3 अगस्त को दोपहर में बांकीपुर की तस्वीर साफ हो गई थी। प्रशांत किशोर ने निर्णायक बढ़त हासिल की थी। इस हार के 48 घंटे के भीतर बीजेपी के दिग्गज एकजुट हुए और हार के कारणों की समीक्षा की। तो बांकीपुर में भी चर्चा हुई है, कहाँ कमियां रह गई, क्या रह गई, इस पर चर्चा हुई है कार्यकर्ताओं के, प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ। लगता है कि चूक भी हुई या फिर जिन लोगों ने भीतरघात किया वैसे लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है। नहीं, कोई भीतरघात नहीं हुआ, कोई चूक नहीं हुई। गलत नैरेटिव सेट करके अफवाह फैला। कार्यकर्ताओं का, अधिकांश कार्यकर्ताओं का यही मत था कि जो शब्द भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा, उस पर अब शब्दों का उपयोग करके गलत नैरेटिव फैलाया गया। हार तो मैं स्वीकारता हूं और ये हार नहीं होना चाहिए था। इस बार हम नहीं पीछे रह गए। उसके कारणों पर बहुत लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उन सब सुझावों को माननीय अध्यक्ष जी ने नोट डाउन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में आया है और आगे चल के उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। बांकीपुर बीजेपी का गढ़ था। इस किले में सेंध लगाने के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी के लिए इस किले का ढहना बड़ा चुनावी झटका है। इस हार से उबरना आसान नहीं है, लेकिन बांकीपुर में जिस तरह से हार मिली है, इसे सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के नेताओं ने स्वीकार किया है। लेकिन भीतर ही भीतर पार्टी ये मानने को तैयार नहीं कि उन्हें ऐसी हार की उम्मीद थी। 31 साल बाद इस मजबूत गढ़ में मिली पराजय पर बीजेपी बेहद गंभीर और संवेदनशील दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बांकीपुर में मिली हार के बाद आरजेडी में अंतरकलह अब खुलकर सामने आने लगा है। मंगलवार को भाई वीरेंद्र ने इशारों में तेजस्वी के करीबियों पर निशाना साधा था, पर अब पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव और उनके बीच खुलकर बयानबाजी शुरू हो गई है। शक्ति यादव ने पार्टी में भाई वीरेंद्र की भूमिका पर सवाल किया तो भाई वीरेंद्र ने उन्हें खामोश रहने की नसीहत दे डाली। खामोश। भाई वीरेंद्र लोकदल का आदमी रहा है। जब तुम्हारी राजनीति में कोई पैदाइश नहीं थी, भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति करता है। 65 साल के भाई वीरेंद्र आरजेडी के उन नेताओं में से एक हैं जो पार्टी के शुरुआती दौर से ही लगातार लालू प्रसाद के साथ रहे हैं। साल 2000 से लगातार मनेर विधानसभा सीट पर जीतते भी आ रहे हैं। 2025 में जब आरजेडी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, तब भी भाई वीरेंद्र अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। उन्हीं भाई वीरेंद्र पर अब आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने सवाल कर दिया है कि पार्टी में उनकी भूमिका क्या है। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता कोई भी हो,
नेता को तो अपने हिसाब से चीजों को देखते ही हैं। जो बोल रहा है वो क्या कर रहा है पार्टी के लिए, उसकी भूमिका क्या है। आपको पार्टी के लिए काम करने की जरूरत है। आप सबकी भूमिका होनी चाहिए, सबके मान बराबर है, कोई भी कार्य करता हो। अपने ऊपर लगे इन आरोपों से तिलमिलाए भाई वीरेंद्र ने पलटवार करने में देर नहीं की और शक्ति यादव को खामोश रहने की चेतावनी दे डाली। 2010 में 22 आदमी विधायक था, कई लोग बदल गए, भाई वीरेंद्र नहीं बदला। आज 2025 में 25 विधायक हैं और तुम्हारी बात करतूत को मैं सार्वजनिक करूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। शांति रहना। मैं राजनीति कर रहा हूं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और तुम लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करता है, भेंट करवाने का काम करता है, इसलिए खामोश। दरअसल बांकीपुर में हार के बाद भाई वीरेंद्र ने संगठन की मजबूती और बिना नाम लिए तेजस्वी के आजू बाजू रहने वाले लोगों पर सवाल उठाया था। उनके बयान के बाद आरजेडी के भीतर नेतृत्व, संगठन और रणनीति को लेकर असहमति की खबरें जोर पकड़ने लगी। इन आरोपों के बीच शक्ति यादव और भाई वीरेंद्र की तकरार से मामला और भी संजीदा हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरजेडी इस अंदरूनी विवाद को समय रहते संभाल पाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हो गए हैं। कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी। बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। देवेश कुमार की सीट पर दीपक प्रकाश का मनोनयन हुआ है और बिहार विधान परिषद सदस्य के रूप में दीपक प्रकाश के मनोनयन को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। दीपक प्रकाश ने एमएलसी मनोनीत होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने पीएम मोदी से लेकर सीएम सम्राट चौधरी का आभार जताया। कहा कि वो अब और जिम्मेदारी से काम करेंगे। दीपक प्रकाश के पिता और आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने दीपक प्रकाश के एमएलसी बनने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और सीएम सम्राट का आभार जताया। दीपक प्रकाश बिना सदन में गए हुए मंत्री बन रहे थे। उसी वक्त यह बात थी कि सदन में उनको जाना है और ये जो कुछ भी उस समय का निर्णय था उसको इम्प्लीमेंट आज किया गया है और गवर्नर साहब के माध्यम से अभी मनोनयन हुआ है विधान परिषद के सदस्य के रूप में। तो पुराने निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन जी, मुख्यमंत्री जी और एनडीए के तमाम दूसरे नेता जो भी हैं, सब लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी मेरे नेता, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, सभी माननीय नेतागण एनडीए गठबंधन के सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। जो एक जिम्मेदारी आज मिल रही है उस पर खरा उतरने के लिए और भी प्रतिबद्ध हो रहे हैं। पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में जो काम कर रहे थे उस जवाबदेही और ज़्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे। रोहतास के डालमिया नगर के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार हत्याकांड की गुत्थी उलझती जा रही है। हत्या मामले में गिरफ्तार ड्राइवर की पत्नी ने पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इस आरोप के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। पूरे मामले की जांच एसआईटी की टीम कर रही है तो कार्यपालक पदाधिकारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विमल कुमार हत्याकांड में नया मोड़। गिरफ्तार ड्राइवर की पत्नी का दावा। कैसे बच्चा को पढ़ाइएगा आप? नहीं पढ़ा पाएंगे। पुलिस के दबाव में पति ने कबूला गुनाह। रोहतास के डालमिया नगर के ईओ विमल कुमार की हत्या का मामला उलझता जा रहा है।
हत्याकांड में ड्राइवर और मुख्य आरोपी मिथिलेश कुमार ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, लेकिन उनकी पत्नी आरती देवी ने पुलिस के दबाव में बयान देने का आरोप लगाया है। पत्नी का दावा है कि उनके पति का ईओ साहब से कभी कोई विवाद नहीं हुआ था। ड्राइवर की पत्नी कहती है कि उनके पति को एक सुनियोजित साजिश के तहत हत्या के मामले में फंसाया गया है और पुलिस के दबाव में उनसे अपराध स्वीकार करवाया गया है। ड्राइवर की पत्नी के बयान के बाद पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। उनसे पूछे क्या आपने ये सब काम किया है? बोले नहीं। बोले फिर आपके ऊपर सारा आरोप क्यों लग रहा है? आप पहले कुछ और बोले, फिर बाद में कुछ और बोले। बोले कि पुलिस हमें बहुत टॉर्चर कर रही थी, मार रही थी, इसके वजह से हम अपने ऊपर सारा आरोप ले लिए। बोल रही थी कि पूरा गुनाह कबूलो। ड्राइवर की पत्नी के इस आरोप के बाद मामला बेहद संवेदनशील हो गया है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार हत्याकांड की घटना को बिहार पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है। मृतक की पत्नी के लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए औरंगाबाद के एसपी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी की टीम बनाई गई है। एसआईटी को निर्देश दिया गया है कि वो समय सीमा के भीतर निष्पक्ष जांच करे। तो डेहरी के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चौंकाने वाली है। मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिविल सर्जन को सौंप दी है। कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की मल्टीपल इंजरी से मौत हुई। उनके सर पर गंभीर चोट थी। इसके अलावा उनके गर्दन की दोनों हड्डियां भी टूटी हुई थी। उनके सीने के दोनों तरफ की पसलियां बुरी तरह टूट चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्यपालक पदाधिकारी का लंग, लीवर, सीना, फेफड़ा, गला सभी जगह गंभीर जख्म मिले। इस तरह का कुछ नहीं था, जो भी था हार्ड एंड ब्लड। हो सकता है हार्ड ब्लड में बहुत सारी चीजें, लाठी, डंडा, रॉड, लोहा, जो भी हो सकता है। तो इसी से बुरी तरह से मारा गया था, जिसमें मारने में इनको इतना मन देखने से इंजरी देखने से लग रहा है कि उनको इतना बुरी तरह से मारा गया था। वो आदमी को खून बहा अंदर, आंतरिक जख्म के चलते ब्लीडिंग हुआ, जिसे शॉक में चले गए और शॉक में जाकर उनकी मृत्यु हो गई। ईओ विमल कुमार हत्याकांड की जांच एसआईटी कर रही है। सभी पहलुओं की बारीकी से जांच भी की जा रही है, लेकिन ड्राइवर की पत्नी के दावे ने इस हत्याकांड में नया मोड़ ला दिया है। अगर ड्राइवर मिथिलेश कुमार इस हत्याकांड में शामिल नहीं है, तो असली हत्यारा कौन है? ईओ मिथिलेश कुमार की हत्याकांड का आखिरी सच क्या है? न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर, जहां ईओ विमल कुमार हत्याकांड के मामले में सीएम से दिवंगत ईओ की पत्नी ने मुलाकात की है। लोक सेवक आवास में मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। ईओ विमल कुमार हत्याकांड को लेकर सीएम से उनकी दिवंगत पत्नी ईओ की जो दिवंगत ईओ हैं उनकी पत्नी की तरफ से ये मुलाकात की जाती है और सीएम ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा हर हाल में न्याय आपको मिलेगा। जिला प्रशासन को सीएम का निर्देश भी पहुंचा। स्पीडी ट्रायल के निर्देश अब दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। तो देखिए, दिवंगत ईओ की पत्नी जो हैं वो पहुंची मुख्यमंत्री के पास और वहां मुलाकात करने के दौरान की तस्वीरें भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी। और मुख्यमंत्री ने न्याय का भरोसा परिवार को दिया है। लोक सेवक आवास पर यह मुलाकात हुई। क्या अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो गया है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेगूसराय में खौफ और दहशत की दो तस्वीरों ने सबको दहला दिया। पहली घटना में हथियार की नोक पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। दूसरी वारदात में फूल तोड़ने के विवाद में युवती पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला किया गया। ये दो तस्वीरें आपको दहला देगी। ये दोनों तस्वीर बेगूसराय की है। पहली तस्वीर में एक युवक को हथियार के बल पर लाठी, बेल्ट और रॉड से बेरहमी से पीटा जा रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में फूल तोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक युवती के साथ मारपीट की जा रही है। पड़ोसी युवती पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से वार कर रहे हैं।
इन दोनों तस्वीरों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बेगूसराय के बछवाड़ा में सरेआम मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी देख सकते हैं कुछ युवक हथियार के बल पर एक युवक को पकड़कर कैसे लाठी, बेल्ट और लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। एक युवक को 4 बदमाश मिलकर हथियार के बल पर जमकर पीट रहे हैं। पीड़ित युवक रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन हमलावर उसकी एक नहीं सुन रहे। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस इस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बेगूसराय में ही एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर वार्ड 42 में फूल तोड़ने को लेकर हुए विवाद में लोग एक युवती की जान लेने पर उतारू हो गए। बताया जा रहा है कि रूही अपनी जमीन पर फूल तोड़ने गई थी। इसी दौरान पड़ोसियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पीड़िता का आरोप है कि पड़ोसियों ने पहले उसके साथ गाली गलौज की। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और फिर ईंट पत्थर चलाने लगे। बीच बचाव करने पहुंची उसकी मां पर भी ईंट से हमला किया गया। घायल युवती रूही कुमारी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। उधर से गाली गलौज देने लगे और फिर हम कुछ नहीं बोले, बस आई तो उसकी पत्नी, सुभद्रा की पत्नी बस बांस से मारने लगी। उसके पुतौह भी मारने लगे और सुभद्रा की खुद निकाल के ईंटा बरसाने लगा। तब तक मेरी मम्मी लोग गई और उसके बाद ईंटा फेंकने लगा, बोला मार देंगे सबको। का है वो जमीन का किसान, पापा का जमीन था। बोले यहाँ बेगूसराय में खौफ की ये दोनों तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। लोग ऐसी तस्वीरों को देखकर दहशत में हैं। बड़ा सवाल है, क्या बदमाशों में कानून का डर खत्म हो गया? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां कुख्यात अपराधी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। पारू थाना परिसर से हथकड़ी के साथ ये अपराधी फरार हुआ है। इस अपराधी का नाम राम भरोसे बताया जा रहा है। वैशाली जिले का ये रहने वाला अपराधी है और पारू थाना की पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। आरोपी पर कई लूट के मामले दर्ज हैं। बाथरूम जाने के बहाने ये आरोपी फरार बताया जाता है और फिलहाल इस घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। बड़ी खबर रोहतास के दिनारा से है, जहां जोगिया गांव में मजदूर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही मजदूर जनेश्वर तिवारी के शव को नहर में जाकर फेंक दिया गया। मृतक मिलके मनिहारी गांव का रहने वाला था। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी अजीत तिवारी के घर पर जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों ने आरोपी के घर में आग लगा दी, जिसमें 3 ट्रैक्टर, एक हार्वेस्टर भी जल गया। साथ ही भूसा रखने वाली झोपड़ी भी जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही विक्रमगंज के एसडीपीओ सिंधु शेखर सिंह दलबल के साथ पहुंचे और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ता देख रोहतास के एसपी रोशन कुमार भी मौके पर पहुंच गए और लोगों को समझाया बुझाया। वहीं नहर में हत्या के बाद फेंके गए जनेश्वर चौधरी के शव की तलाश की जा रही है। वारदात के बारे में बताया जाता है कि मजदूर जनेश्वर चौधरी जोगिया के अजीत तिवारी के यहाँ मजदूरी करने गया था। इस दौरान कुछ विवाद हुआ। इस विवाद में उसने फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से पहले तो एक कुत्ता घायल हुआ और उसके बाद गोली जनेश्वर चौधरी को लग गई। गोली लगने पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी के परिजन घर के अंदर कमरे में खुद को बंद कर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आरोपी के घर से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की खाली बोतल बरामद की है। साथ ही पुलिस ने आरोपी अजीत तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। ना हम जाते हैं दूसरा की लाल भाई तिवारी की बीच में धके जबरदस्ती हमारा गोली मार दिला। अच्छा, बाद में हमारा के वार कर चल रहा हम तो लागिले कुत्ता पर हम कर गए। गांव मिल्की मनिहारी जेकर गोली लागल बा मिल्की मनिहारी का मरले के बा अजीत कुमार तिवारी। कहाँ करन हवन जोगिया के रोड पर टहलने के लिए
और उसके बाद में इनने गमछी ले उनको गले में लगा लिए और गले में लगाकर अपने गेट के अंदर ले गए और गेट के अंदर ले जाकर गेट को बंद कर दिए। उसके बाद में उधर से धमाका आया, उन पर गोली लगा और कुत्ते पर लगा, फिर दोबारा गोली मारे। उसके बाद में उसका जो एक और लेबर था वो वहाँ से तगाड़ी बिक कर भाग गया। उसके बाद में जाकर गांव में हाला गुला किया। जोगिया गांव में एक व्यक्ति चंद्रेश्वर चौधरी की गांव के ही अजीत तिवारी द्वारा आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद शव लेकर भाग रहे अजीत तिवारी को पीछा करके यूपी पुलिस की मदद से गाजीपुर में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके उसको अगर पूछताछ एवं कार्रवाई के लिए वहां से लाया जा रहा है और साथ ही उसके द्वारा बताए गए जगह सुरतापुर नहर के पास SDRF और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सबकी तलाश की जा रही है। और फिलहाल यहाँ रुक रहे छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।